बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें ज़रा समझने की ज़रूरत है जी, और उनको ज़रा समझ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा कि टाइमिंग्स जो है मियां नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट, जो इंटरव्यू, उसमें उन्होंने जो ज़िक्र किया मुंबई अटैक्स का, और उसके बारे में टाइमिंग्स जो हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसको मैं डॉन लीक्स नहीं कहूँगा, लीक्स 2 कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। और इसमें भी वही मैसेज है जो लीक्स 1 में था, और वो ये था जनाब कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शायद काम नहीं करने दे रही, जबकि पॉलिटिकल सेटअप जो है वो काम करने के लिए तैयार है, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिलिट्री सेटअप जो है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो काम नहीं करने दे रही। एक मरतबा फिर इसी किस्म की इशारों किनारों में बात की गई है और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जब मीटिंग ख़त्म होती है और मीटिंग सब बड़े बैठ के जब डिसाइड करते हैं, उसके बाद जो मीटिंग होती है उसमें किसी हद तक कोशिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब भी कि जनाब उसको डैमेज कंट्रोल किया जाए, इफ्स एंड बट्स का नाम देकर, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब वहीं पे खड़े हुए हैं। सो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी है मियां नवाज शरीफ साहब की कि वो अपनी जगह पे कायम है, अपने पक्के पैरों पे खड़े हुए उसी जगह पे। प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ और कह रहे हैं, और इसी तरह मेरे ख्याल में वक्त गुजरता जाएगा। खुश किसको किया जा रहा है? खुश मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को किया जा रहा है और इंडियन लॉबी को किया जा रहा है। राना अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, मुस्लिम लीग नून से, और अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। मेरे ख्याल में राना साहब से शुरू कर लें। होना भी चाहिए। राना साहब, जनाब, What do you have to say about this one? क्या आप इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? बड़ा मुश्किल काम है वैसे, लेकिन तुसी कोशिश करो। हिम्मत है वैसे, सलाम है इनको। सलाम। देखें, आपने फरमाया कि दो चीजें आपने जोर दिया, एक इसकी टाइमिंग्स का आपने जिक्र किया, दूसरा आपने इसको लीक्स 2 कहा। तो मैं लीक्स 2 से शुरू हो जाता हूँ जी। लीक तो बहुत पुरानी है, लेकिन शायद लोगों को लाइमलाइट में अभी आई है। 2015 का तारिक खोसा का एक आर्टिकल है जो आजकल सोशल मीडिया पे एक मर्तबा फिर घूम रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की, और इसके अलावा एक्सप्रेस टीवी के जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल भी है। उसमें ये चीज़ें वाज़ेह हैं कि 2009 में 7 लोगों का एंटी टेररिस्ट कोर्ट पाकिस्तान में ट्रायल हुआ, मुंबई अटैक्स की प्लानिंग के लिए, असिस्टेंट करने के लिए और उनको मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। उस फाइंडिंग के अंदर उस आर्टिकल में ये भी लिखा कि अजमल कसाब जो था वो जिहादी ट्रेनिंग लेता रहा और पाकिस्तानी था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एमोनेशन और वेपन की केसिंग जो थी वो सिंध में किसी जगह से मिली, और वो उसी असले के मुताबिक थी जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल हुआ। फिर जिस बोट के अंदर किश्ती में बैठ के ये लोग वहां पहुंचे थे। लेकिन एक मिनट राणा साहब एक मिनट देखिए राणा साहब, जो आईजी है पुलिस का, इंडियन पुलिस का एक आईजी है, उसने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जनाब ये जो कसाब है इसको हमने नेपाल से गिरफ्तार किया था। देखें, मैं तो वो बात बता रहा हूँ कि जिसका आपने कहा कि लीक हुई, जैसे कि कल परसों कुछ वाकया हुआ है, आपके अखबारों में, आपके मीडिया में जो चीजें शाया हुई और उसके ऊपर किसी गवर्नमेंट के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। वो एक FIA के DG थे, और ये सारी बातें वो हमारे प्रेस में छप चुकी हैं। इसलिए मैं सिर्फ बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि लेकिन राणा साहब, मेरा सवाल ये है कि ये इसमें उनका अपना इंडिया में बैठा हुआ एक फॉर्मर IG पुलिस कह रहा है, अपनी किताब में लिख रहा है कि जनाब ये जो कसाब था इसको हमने नेपाल से गिरफ्तार करके लेके आए थे, तो वो भी गलत है जी। मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता। नहीं, उसको तो किताब है जी, इट्स अ बुक जी, इट्स अ रिटन बुक जी, इट्स अ डॉक्यूमेंट अवेलेबल। मुझे अपने DG FIA की ऑथेंटिसिटी का पता है कि तारिक खोसा एक बहुत ही क्रेडिबल ऑफिसर है। उनकी रिपोर्ट को पाकिस्तान में कहीं चैलेंज नहीं किया गया, इसलिए वो रिपोर्ट जो है उसको आज आप डिनाई नहीं कर सकते। और अब मियां नवाज शरीफ ने जो बात की है वो उस रिपोर्ट से बाहर नहीं है, उस रिपोर्ट के अंदर है, और उन्होंने सवाल पूछा है, लीक नहीं किया। तो दूसरी बात आप आ जाए टाइमिंग के, लेकिन आपने उसमें मियां साहब ने 150 आदमी मारे जाने का भी जिक्र किया ना जी। वहां
बाकी जो कार्रवाई करता रहा, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को मारता रहा, उन पे तो उन्होंने कभी अफसोस का इजहार नहीं किया, ना उन्होंने गुलभूषण पे कोई ऐसी बात की, ना उस पे कोई स्टेटमेंट दिया है, ना कोई उन्होंने कोई बयान दिया कि जनाब ये हमारे बंदों को मारता रहा है, शहीद करता रहा है। राना साहब, ये आपकी बड़ी गलत असम्पशन है कि पाकिस्तान में कोई शहीद हो जाए, कोई मारा जाए और मियां नवाज शरीफ उस पर अफसोस ना करें। ये मेरी असम्पशन नहीं है, ये मुझे बता दे गुलभूषण के बारे में मियां साहब ने कब बयान दिया, कोई बयान बता दीजिए। वाज़ेह है, अगर आपको मैं एक ही वाकया बता देता हूँ, जनरल असेंबली के अंदर उसके ऊपर डोजियर पेश किया मियां नवाज शरीफ ने, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की तकरीर निकाले, वहां डोजियर पेश किया। अब आपको और उससे ज्यादा कोई दुनिया के अंदर बड़ा फोरम है? जी फोरम तो ठीक है जी, यूनाइटेड नेशन का है, वहां पे उन्होंने जिक्र किया विद अ वेरी हैवी हार्ट, उन्होंने बड़ा जिक्र किया वहां पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है जब गुलभूषण पकड़ा गया, आज तक उन्होंने मुश्किल से कहा जी कि वो स्पाई है, जासूस है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जनाब उन्होंने हमारे बंदे मार दिए। ये जो बातें दिल के हालात, तो कभी तो आप मेरे लिए बड़े मोअज़्ज़ज़ एंकर हैं, अब आप कार्डियोलॉजिस्ट भी बन गए हैं, तो मैं आपका फिर भी एहतराम करता रहूंगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन कुछ सवालात है जी, तो ठीक हकीकत है, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ जी, आपके ख्याल में कोई कहा जी उन्होंने कभी मियां साहब ने, अली साहब, कोई ऐसी तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सलाम है उन लोगों को जो नवाज शरीफ के इस बयान को डिफेंड करते हैं। जो ये बयान दिया है, सिर्फ एक मुझे जवाब दे दें आप, फिर मैं आगे बात करता हूं। क्या आप मियां नवाज शरीफ के इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं या आप समझते हैं कि उनसे कोई गलती हुई है? देखिए, उनका जो स्टेटमेंट है एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसका उन्होंने जिक्र किया। मतलब आप उसको सपोर्ट करते हैं? मतलब आप उसको सपोर्ट करते हैं? ठीक है जी, मुझे मैं अपनी बात करूं, मैं अब अपनी बात करूं। देखिए, मैं आपसे मुखातिब ही नहीं हूं और मैं इस इशू पे आपसे मुखातिब होना ही नहीं पसंद करता। आप मेरे लिए हाई रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन मेरी तवक्को ये थी कि जब पाकिस्तान की बात आएगी, जब धरती माँ की बात आएगी, फिर जो है हम अपनी धरती माँ के साथ खड़े होंगे। मैं किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं। तो राना साहब, मैं सिर्फ ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ, राना मोहम्मद अफजल साहब, राना मोहम्मद अफजल साहब से, क्योंकि मैं राना मुबशिर से तो तवक्को ही नहीं करता कि राना मुबशिर जो है वो ख्वाब में भी कभी ऐसे किसी बयान को डिफेंड करेगा। सिर्फ एक सवाल है राना अफजल साहब, जनाब, बड़े अदब से, ये बयान मेरी दानिस्त में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गया है, क्योंकि इस बयान के आने के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम के चेहरों पे अफसुर्दगी है, मुल्क में गम और गुस्सा है, खासकर कश्मीर में। कश्मीर को उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और खुशी है एक जगह पे। हिंदुस्तान का मीडिया चीख के आज तीसरा दिन कह रहा है कि जो बात हम करते थे, उनके अल्फाज कोट एंड कोट, वो बात आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में खुदा न खास्ता आतंक करता है। सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा आपसे है ही नहीं, मेरा पाकिस्तानी कौम से है कि मियां नवाज शरीफ के इस बयान के बाद क्या दुनिया में पाकिस्तान का बयानिया मजबूत हुआ है या हिंदुस्तान का? अगर पाकिस्तान का मजबूत हुआ है तो मियां साहब आपको सलाम, लेकिन अगर हिंदुस्तान का बयानिया नवाज शरीफ के इस बयान के बाद मजबूत हुआ है तो मियां नवाज शरीफ साहब आपकी पैदाइश पे ही अफसोस है। जी राना साहब, राना मोहम्मद अफजल साहब, देखें, ये बिल्कुल ठीक है, पीटीआई का काम है ड्रामेबाजी करना और ऐसे, ये ड्रामेबाजी नहीं है, ये जमीन के एक बेटे की जज्बात है। जो भी पाकिस्तान में हलाल पे पला है, हलाल से पैदा हुआ है, उसका दिल दुखा हुआ है। राना अफजल साहब, आपको पता नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं। आज भी नॉर्थ वजीरिस्तान में 5 पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं। जी, आपने दुनिया को मैसेज, आपके लीडर ने दिया है कि ये आपके लीडर ने दुनिया को ये मैसेज दिया कि पाक फौज खुदा ना खास्ता दहशतगर्द आर्मी है। तब हिंदू नवाज, हिंदुस्तान नवाज एक नाअहल नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। आप लोग आज फैसला कर लें, आप रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं या किसी शख्स जाती गुलाम है। वो खुदा का खौफ करे यार, ये सियासत को गोली मारो यार। ये पाकिस्तान रहेगा तो मेरी आपकी वजारतें रहेंगी। प्रोग्राम कर लें, मैं प्रोग्राम आपके साथ इसके बाद भी करूंगा और हमेशा से आपकी इज्जत करता आया हूं और आज भी इज्जत करता हूं, लेकिन तवक्को ये थी कि आप आज इस बयान से दूरी इख्तियार करेंगे जिस तरह शहबाज शरीफ ने किया है। शहबाज शरीफ ने ओन नहीं किया, मेरी बात सुनेंगे, और शायद खाकान अब्बासी ने मीटिंग के अंदर उसको डिसऑन किया। बाहर कहते हैं तोड़ मरोड़ के, क्या तोड़ मरोड़ के? और अगर तोड़ मरोड़ के है
तोड़ मरोड़ के है और पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मैं अपनी गाड़ी बेच के आपको पैसे दे दूंगा। कल सुबह सवेरे डॉन अखबार को आप जो है ना और सिरल अलमेदा को आप अदालत खींच के ले जाएं। डॉन के और सिरल अलमेदा के खिलाफ आप अखबार में उनके खिलाफ जो उन्होंने पेश किया, आप कहते तोड़ मरोड़ के, उनको आप टेक देम टू द कोर्ट, गिव देम लाइबल एंड स्लैंडर, गिव देम, टेक देम इन द लॉसूट, टेक देम टू द कोर्ट्स। जी राना साहब, वी आर नॉट गोइंग टू बाय दिस इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स। पाकिस्तान की बका की जब बात होगी फिर कोई भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। इस प्रोग्राम में पहले आपने खत्म नबूवत के इशू को दुनिया में बेचा, आपने दुनिया को मैसेज दिया खत्म नबूवत के इशू को उठा के, आपकी हुकूमत ने आज किया। मैं बरमला इसका आज तक आपकी हुकूमत ने उसको अनर्थ नहीं किया और ये दूसरा मैसेज दिया है आपने इंटरनेशनल। जी राना अफजल साहब, नहीं है तो इनका प्रोग्राम इनके साथ आप कर लें। नहीं आप बोले जी, बोले आप आए ना जवाब देने, जवाब। इसलिए मैंने कहा सलाम है आपकी हिम्मत को जो एक गद्दार वतन की बात को सपोर्ट करने आपके इधर पहुंच गए। ये गद्दारी नहीं तो क्या है कि उसकी बात में हिंदुस्तान में खुशी के शादियाने मच रहे, कश्मीरी जो उनके सर झुके हुए गुस्से से गम से। आज भी जो है नॉर्थ वजीरिस्तान में पाक फौज वो लाशें आ रही हैं घरों में यार, और पंजाब में आ रही हैं। अच्छा राना अफजल साहब, आप रिस्पॉन्ड करें जी। जी राना साहब, ड्रामा कर रहे हो, किस बात क्या हो रही है, बात कहाँ हो रही है, किस बंदे के तुम बात यही हो रही है कि नवाज शरीफ ने मुल्क से गद्दारी बेवकूफ बना रहे हो, तुम लोगों को बेवकूफ नहीं बना कसम उठा के कहें कि आपका दिल ये बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। आप कसम उठा के कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नवाज शरीफ ने ये बयान देकर पाकिस्तान की खिदमत की है। कसम उठा के कहें, कसम उठा के कहें अगर आप पाकिस्तान के हैं, अच्छा जी, अगर आप इस पाकिस्तान के बेटे हैं, कसम उठा के कहें कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की खिदमत की है। नवाज शरीफ तरीका नहीं होता, जब पाकिस्तान की बका की बात होती है वो आंखें हम खींच लेंगे, वो जबानें गुद्दी से निकाल लेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं। यार तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम झूठ बोलने के बादशाह हो। आप कलमा पढ़ के कहो कि आपके नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की खिदमत की। कलमा पढ़ो, अगर मुसलमान हो तो पढ़ो आज कलमा। ये वजारत आपको झंडे की बरकत है। आपकी गाड़ी पे नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं पाकिस्तान का झंडा लगता है। आप पाकिस्तान के रियासत के वजीर हो, मुलाजिम नहीं हो। 8वीं जमात के बच्चे इस तरह की, आप नवाज शरीफ के साथ मुलाजिम नहीं हो। उस आदमी ने पाकिस्तान की जड़ें काटने की कोशिश की है और आप आज में आदमी हिम्मत इतनी है कि आप आज नेशनल नेटवर्क पर बैठ के एक गद्दार वतन की बात को डिफेंड कर रहे हैं। इस तरह की फजूल बातों से किसी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसको डिफेंड करने का जवाब नहीं है, किसकी खिदमत की है। इस बयान को देने के बाद पाकिस्तानी लोग खुश हुए हैं, हिंदुस्तानी लोग खुश हुए हैं। किसका कॉज मजबूत हुआ है? कश्मीर कॉज मजबूत हुआ है, कश्मीर कॉज मजबूत हुआ है। जहाँ पे बकवास हो बिल्कुल, और ये बकवास हक की बात है। हर सच्ची बात जो है ना, हर सच्ची बात इंसान को बकवास रखती है। इस वक्त आपको वजारत का नशा है। अच्छा राना अफजल साहब, एक बात बताइए। राना अफजल साहब, मेरा एक सवाल है जी। राना अफजल साहब, ये पाकिस्तान के लोग रोजाना जो है जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, लोगों के घरों में लाशें आ रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में लोगों के सर कट के मर गए, गिर गए। एक कुलभूषण पे एक बात नहीं निकली नवाज शरीफ के मुंह से एज वजीर आजम। मुझे बताएं कब उसके बाद नवाज शरीफ ने कुलभूषण का नाम नहीं लिया था, लोधी साहब ने दिया था। अच्छा, एज वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड है नवाज शरीफ एक बार भी कुलभूषण यादव का उसने लफ्ज नहीं निकाला अपने मुंह से। अच्छा राना अफजल साहब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शहबाज शरीफ साहब के स्टांस में और मियां नवाज शरीफ साहब के स्टांस में फर्क क्यों है? शहबाज शरीफ साहब तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, पहली बात इसके ऊपर क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रायल हो रहा है उसके अंदर ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं, और पाकिस्तान जो रशिया और चाइना की सरबराही के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम और हिंदुस्तान के वजीर आजम की मीटिंग हुई, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई, वहां ये सारी चीजें एग्रीड हैं। ये जो मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताए हैं ये झूठ नहीं है। मैं कोई शोर करके अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये बात नहीं कर रहा, ये रिकॉर्ड की बात है। और मियां नवाज शरीफ ने रिकॉर्ड की बात की है कि ये रिकॉर्ड की बात नहीं है राना साहब, कोई रिकॉर्ड की बात नहीं की। उसने दुनिया को मैसेज दिया है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द जाते हैं। व्हाट आर हिज वर्ड्स? यू नो व्हाट आर हिज वर्ड्स? ही इज सेइंग कि व्हाई डू वी अलाउ दीस नॉन स्टेट एक्टर्स टू गो टू इंडिया एंड किल पीपल। वो कहते हैं हम उसको क्यों अलाउ करते हैं? एज अ वजीर आजम एक बात कर रहे हैं भाईजान, आपसे बात कर रहे हैं। आजम साहब के अंदर ओथ होते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और ओथ एज अ वजीर आजम और ओथ एज अ मेंबर नेशनल असेंबली उसने वायलेट किया उस आदमी ने।
आप क्या बात कर रहे हो? और मैं आपको ये बता दूं, होगा हर वो आदमी जो इस गद्दारी वतन की बात को डिफेंड कर रहा है उसके खिलाफ भी केस होना चाहिए। जिस तरह अल्ताफ गद्दार है, अल्ताफ गद्दार की जिस तरह उसके खिलाफ केस बने, इसके खिलाफ भी बनने चाहिए जो उसको डिफेंड कर रहा है। जब कानून की पकड़ में आप भी आएंगे और आपका लीडर भी आएगा, पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं, पाकिस्तान से बढ़कर कोई ताल्लुक नहीं, पाकिस्तान से ऊपर कोई पार्टी नहीं, पाकिस्तान से ऊपर कोई रिश्ता नहीं। ये इमरान खान का शोर जो है, इमरान खान भी पाकिस्तान से ऊपर नहीं। कल को अगर इमरान खान ने ऐसी बात कर दी, मैं जाऊंगा उसके खिलाफ आर्टिकल 6 की दरख्वास्त देने। है मुताबिक कहने की बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा, शर्म आनी चाहिए आपके साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मुंह काला करने की कोशिश की है, लेकिन मुंह ऐसे लोगों का काला होगा जो पाकिस्तान के शहीदों के उनसे गद्दारी करते हैं, और साथ में उनका भी काला होगा जो उन गद्दारों का साथ देते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह मौजूद हैं, सीमों पे गोलियां भी खाएंगे और पाकिस्तान के लिए हर हद से गुजर जाएंगे। लोग हैं सारे। I'll have to wind up over here. शर्म आनी चाहिए इस उम्र में आके आप गद्दार वतन को डिफेंड करें, शर्म आनी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं I'll move to the next segment. इस उम्र में गद्दार वतन को नेक्स्ट डिफेंड सेगमेंट करते हुए में I'll give you the जल्दी से ही शर्म कर लो जो आपकी गाड़ी पे लगा हुआ है। बड़ा स्कैंडल जो है इस वक्त जो आ रहा है, जो नजर आ रहा है, जो होने जा रहा है, सबसे बड़ा स्कैंडल जो कि लैंड माफिया इस वक्त करने जा रही है, वो आपके सामने रखूंगा। एक छोटी सी ब्रेक लेके आया हूँ जी। एक बहुत बड़ा स्कैम जिसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अरबों रुपए यहाँ पे लगाए हुए हैं और अरबों रुपए उनके जो है वो मेरे ख्याल खू खाते चले जाने ने। और वो नया स्कैंडल ये है जनाब, इस्लामाबाद टॉप सिटी प्रोजेक्ट है जी ये, और ये प्रोजेक्ट जो है डायनेस्ट एसोसिएट का है और इसमें इतने घपले हैं कि ये इस्लामाबाद टॉप सिटी के जो इंतज़ामिया है, ये जो मार्केट में फ़ाइलें बेच रही है और उस फाइलों से ये करोड़ों और अरबों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे क्या हालात हैं, ज़मीन कहाँ पे खड़ी है, ज़मीन के अंदर क्या क्या स्कैंडल हुए हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और एक एक चीज़ जो मैं कहूँगा उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद होगा। और उसके अंदर जनाब जो पटवारियों ने अपने हाथों से जो वहाँ पे चेंजेस की, तो पूरी आप देखेंगे जनाब डॉक्यूमेंट के उसके अंदर डॉक्यूमेंट में जो इंक चल रही है, स्याही चल रही है, वो काले रंग की चल रही है। और जो बाद में चेंजेस किए गए उसके अंदर जो नंबर चेंज किए गए, चाहे वो कीमत के हों, चाहे टॉप सिटी प्रोजेक्ट ऑफ डायनेस्ट एसोसिएट की जानिब से मालकान रकबा को इंतकाल नंबर 3443, 3444 और 3445 के ज़रिए सैकड़ों कनाल का नुकसान पहुंचा दिया गया है। अच्छा, अब ये कैसे नुकसान पहुंचा दिया गया जी, ये भी ज़रा सुन ले। इन तमाम इंतकालात पर मालकान की तरफ से मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं। ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। इन तमाम इंतकालात पर मालकान की तरफ से मुख्तलिफ अदालतों पे मुकदमात चल रहे हैं। जो मैंने आपको इंतकाल 444 और 3445 इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस पर स्टे ऑर्डर हुआ है और स्टे ऑर्डर मौजूद है इसका। और स्टे ऑर्डर पे आपको पता है कि स्टे ऑर्डर पे ये जनाब इस्लामाबाद टॉप सिटी वाले जो हैं जनाब, ये फाइलें बेच रहे हैं। इंतकाल नंबर 344 पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने एक JIT तश्कील दी थी जी। अच्छा, अब डिप्टी कमिश्नर साहब भी बड़ी बादशाह रूह हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब रावलपिंडी ने जो JIT तश्कील दी उसमें मालकान को बुलाया ही नहीं। देखिए कैसी ज़बरदस्त बात है कि डिप्टी कमिश्नर साहब पढ़े लिखे आदमी होते हैं और मेरा ख्याल था कि वो थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से सोचते होंगे। थोड़ी के मेंबरान ने गलत तौर पर बेनिफिशरीज को फ़ायदा देने के लिए, बेनिफिशरीज से मुराद वो हैं जनाब टॉप सिटी वालों की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद टॉप सिटी वालों की बात करो, वो बेनिफिशरीज बनेंगे ना, उनको फ़ायदा देने के लिए एक गलत रिपोर्ट तश्कील दी जिसमें मालकान रकबा, क्योंकि रकबा तो लोगों से लेना था ना, टॉप सिटी वाले बेनिफिशरीज हो गए और रकबा लोगों से लेना था। जो लोगों जिन लोगों से रकबा लेना था या लिया, उन लोगों को बुलाया ही नहीं JIT में डिप्टी कमिश्नर साहब ने, जिसमें मालकान रकबा को तलब ना किया गया और यकतरफा तौर पर फैसला बेनिफिशरीज के हक में दे दिया गया। अच्छा जी,
मतलब ये कौन सी JIT है जिसमें जनाब जो लोग ज़मीनें बेच रहे हैं उनको आप बुलाते नहीं हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, और आप जनाब उनको फ़ायदा दे रहे हैं जो लोग आगे ख़रीदने वाले हैं। इसी JIT को बुनियाद बनाया, फिर जनाब उसी JIT को बुनियाद बनाया गया और एंटी करप्शन रावलपिंडी को बेनिफिशरीज की तरफ से मालकान के खिलाफ पर्चे की दरख्वास्त दिलवा दी गई और उनके खानदान के किसी फर्द को भी नहीं छोड़ा। आजकल के दौर में भी चल रहा है कि जिन लोगों की ज़मीनें थी एंटी करप्शन वालों से पर्चे दिलवा दिए, और जितने मर्द हजरात थे वहाँ पे मौजूद, यानी कि जो लोग वहाँ पे जो अपनी ज़मीनें जिनकी थी वहाँ पे, और वो जो इस्लामाबाद टॉप सिटी के अंदर आ जाती थी, आनी थी, उनसे ख़रीदनी थी, उन जनाब लोगों पे पर्चे दिलवा दिए, और जो एक ही घर के कई अफराद जो है उन पे भी पर्चे दिलवा दिए। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने मालकान के कहने के बावजूद किसी भी इंतकाल की पर्त पटवार और पर्त सरकार की फोरेंसिक रिपोर्ट न ली, जो कि मालकान के साथ ज्यादती कर दी ना जी। फोरेंसिक रिपोर्ट ही नहीं ला रहे आप, क्योंकि वहां पे तो फ्रॉड हुआ था। जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट ना ली जाए इस वक्त तक असल मुजरिमान का तयन नहीं किया जा सकता, जबकि इंतकाल नंबर 344 पर रेवेन्यू अफसर का हुक्म वाज़े तौर पर 68 कनाल 14 मरलाज और कीमत 91 लाख और 31,000 पर्त पटवार और पर्त सरकार पर साफ अभी तक मौजूद है। रेवेन्यू अफसर के हुक्म में अभी तक कोई टेम्परिंग नहीं हुई, सिर्फ इंतकाल नंबर 344 के पटवारी की मुंतकिला पर रकबा और कीमत में रद्दोबदल किया गया है, जो कि साफ जाहिर है कि बेनिफिशरीज ने रेवेन्यू अमले के साथ मिलकर कर लिया है। 68 कनाल 14 मरला अराजी को अराजी ले रहे हैं आप, और उसको अपने चेंज करके टेम्परिंग करके 608 कनाल और 14 मरला बना दिया जी। वाह जबरदस्त। इंतकाल पर 3443 और 3444 और 3445 जैली हैं, जिनकी टेम्परिंग करके इनका रकबा बढ़ा दिया गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया जनाब कि इसकी टेम्परिंग हुई थी और टेम्परिंग करके इन्होंने बना दी। ये इस्लामाबाद टॉप सिटी जनाब, यहाँ पे जो फाइलें बिक रही हैं, जो करोड़ों करोड़ों रुपए की फाइलें बिक रही हैं यहाँ पे, और ज़मीन पे हालात क्या हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो फाइलें जब लेने जाएँ आप, या किसी प्रॉपर्टी डीलर से लें या टॉप सिटी वालों से लें, या टॉप सिटी वालों ने जो अपने खोल के जाएं कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अब आपकी मर्ज़ी है, अब आप उस पैसे में, वो भी आपको बता रहा हूँ। इस्लामाबाद टॉप सिटी 1 प्रोजेक्ट मालिक जो है ताहिर अयूब, मोहम्मद अकबर वगैरह से बजरिया इंतकालात नंबर 3443, 344 और 3445 रकबा खरीद किया खरीदा गया, उसके अंदर टेम्परिंग करके ज़्यादा रकबा बना दिया गया, और उसमें कहा गया जी तो आपने तो जनाब ये रकबा जो है हमें इतना दिया था। वो टेम्परिंग हुई है, उसमें फोरेंसिक रिपोर्ट ही कोई नहीं लेने के लिए तैयार, ना DC साहब तैयार है, ना एंटी करप्शन वाले तैयार है, ना कोई लेने के लिए तैयार है। और जो बेचारे बेचने वाले हैं वो सफ़र कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इस्लामाबाद टॉप सिटी वाले बहुत बड़े बदमाश हैं, बहुत बड़े सुल्तान रही हैं, बहुत बड़े जनाब यहाँ पे सूरमा हैं, जो कि इनको लोगों को जो वहाँ पे बेचारे ज़मीनें हैं जिनकी पता नहीं दादा परदादा के ज़माने से उनकी ज़मीनें हैं, उनको जनाब ये चक्कर दे रहे। पर्त पटवार 3443 बाहुक्म रेवेन्यू अफसर मोरखा 26/11/2004, असल रकबा 17 कनाल था, जिसकी कीमत 27,50,000 थी। इस जगह को बढ़ाकर 175 कनाल कर दिया गया और कीमत में भी 2,27,50,000 कर दी गई। सो दिस इज द टेम्परिंग विच इज गोइंग ऑन। ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं जी। और मैं एक और चीज़ इंडिकेट कर दूं आपको कि ये जो ब्लू कलर का आपके सामने हाईलाइट हुई हुई चीज़ें, दीज आर द ओरिजिनल फिगर्स जी, चाहे वो कीमत के हों चाहे वो ज़मीन की मेजरमेंट के हों। जो येलो वाले हैं, जो येलो से हाईलाइट हुए हैं, येलो हाईलाइटर से हुए हैं, दीज आर द टेम्परिंग विच हैव बीन डन जी। पर सरकार में फरोख्त शुदा रकबा बदस्तूर 17 कनाल मौजूद है और कीमत 27,50,000 26/11/2004
असल रकबा 68 कनाल 14 मरले था, जिसकी कीमत 91,31,000 मौजूद है। पटवारी ने अपनी लिखी तहरीक में कीमत में 7 का हिस्सा, ये भी आपके सामने हाईलाइट हुआ जी, ये भी डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं, 7 का हिस्से का इजाफा करके 7,91,31,000 कर दिया और रकबा बढ़ाकर 608 कनाल और 14 मरले कर दिया जी। पटवारी साहब, आपको पता है बादशाह रूह होती है ना जी, पटवारी साहब ने अपनी मर्जी से उसको कर लिया, लेकिन एक चीज़ भूल गए पटवारी साहब, आप जब इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट होगी ना तो उसमें आप फंसेंगे। और ये जो आपका ये जो दुकान खुली हुई है ना, ये इस्लामाबाद टॉप सिटी वालों के साथ, और जिससे आपका लेन देन चल रहा है, उसमें आप फंसेंगे। और बेहतर तो ये है कि आप इस पर अब सारी चीज़ें मान जाएं और फिर तो ठीक है, लेकिन ये बाद में तो अभी तो बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, अभी आपके सामने सिर्फ ट्रेलर पेश कर रहा हूँ। तो जब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने अभी भी पेश कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में जो पढ़ रहा हूँ उसके डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं रखूँगा ना पटवारी साहब, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को मैं कह रहा हूँ, तो फिर आपकी चीखें निकल जाएंगी, याद रखना। पर सरकार 344, जबकि किसी जगह भी 608 कनाल का इंदराज न है और ना ही कीमत 7,91,31,000 दर्ज है। सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक रकबा अब भी 68 कनाल 14 मरले और कीमत 91,31,000 दर्ज है। रेवेन्यू अफसर का हुक्म और पटवारी का इंदराज 68 कनाल 3445 जी। बहुकुम रेवेन्यू अफसर मोरखा 26/11/2004 में 58 कनाल रकबा फरोख्त किया गया, जबकि कीमत आज भी बहुकुम रेवेन्यू ऑफिसर में 86,55,000 और 500 रुपये मौजूद है जनाब। हुक्म पटवारी ने अपनी कीमत में 3 का हिस्से का इजाफा करके कीमत को 3,86,55,000 और 500 कर दिया, 3 का हिस्सा ही आगे डाल दिया जी। सो वो देखेंगे आप, उसके अंदर इंक जो है वो चेंज हुई है। इतनी तो अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए थी पटवारी साहब को, लेकिन नहीं, बादशाह रूह है मेरे ख्याल में, पीछे से इस्लामाबाद टॉप सिटी वालों का मेरे ख्याल में कोई 273 कनाल 19 मरले मुंतकिल किए गए। टैक्स की मद में जो रकम जमा कराई गई, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टैक्स की मद में जो रकम जमा करवाई गई वो 297 कनाल 7 मरले की अदा की गई है। अच्छा ये देख ले ज़रा, डॉक्यूमेंट भी आपके सामने चल रहा है और इसको भी ज़रा समझ लें, ताकि अगर मालकान का कोई रकबा बच जाए तो उसे भी 445 में शामिल करा दिया जाए। आप इसकी जहानत जो है पटवारी की, उसको नहीं आप चैलेंज कर सकते। और मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इस्लामाबाद टॉप सिटी जनाब, यहाँ पे एक इस्लामाबाद के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर आप ये गड़बड़ कर रहे हैं। कितने लोगों को आप फाइलें बेच चुके हैं, कितने लोग फाइलें लेने में रेवेन्यू अफसर और पटवारी दोनों की तरफ से दर्ज कीमत 86,55,000 और 500 रुपीज़ मौजूद है। फीस इंतकाल की मद में 1,59,665 रुपीज़, जो कि 58 कनाल की कीमत बनती है, जो कि फीस इंतकाल के खाना नंबर 13 में दर्ज है। फीस इंतकाल के खाना नंबर 13 में कहीं भी 11,59,665 रुपीज़ की रकम दर्ज ना है। ये तो मैंने एक छोटा सा ट्रेलर आपके सामने पेश किया जिसमें लोगों के करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं। ये इस्लामाबाद टॉप सिटी वाले तो मुझे लगता है भाग जाएंगे, तो वो करोड़ों अरबों रुपए जिन लोगों ने फाइलें खरीदी हैं वो तो गए, खत्म हो गए। तो ये सारा मुद्दा किन पे पड़ेगा, इसको जरा देखें जी। ये तो करोड़ों अरबों रुपए का स्कैंडल है ये।